अस्सलाम वालेकुम, शबा के अब्दुल टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको आइडिया है कि हम हमेशा क्लाइमेट पे बात कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस जो है वो आपको मुहैया कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ बड़े प्रेस्टिजियस मेहमान मौजूद हैं जिनका 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी, दैट इज इनटू बिजनेस गवर्नेंस, और वो जी 4 to 5 बुक्स के ऑथर भी हैं जिसमें वो फैमिली बिजनेस और इसके कंसल्टेंसी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। फाउंडर हैं वो जी एमन बैक के, और कन्वेंशनल से कॉर्पोरेट बिजनेस में किस तरह से आना है और जो फैमिली सस्टेनेबिलिटी है, फैमिली बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है। आज हम लोगों ने उन्हें खास तौर पर मदौ किया है इस वजह से कि हम बिजनेस और क्लाइमेट का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो किस तरह से लिंक्ड है और उसमें क्या प्रोग्रेस की जा सकती है और हमारा बिजनेस जो है उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इन 11 साल से पहले रहमान साहब का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट अ डेकेड प्रॉक्टर एंड गैम्बल और इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़ा पेश तौर पर काम कर चुके हैं। सो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Welcome on the show, sir. Thank you very much. It's so kind of you that you spare your time today for our show. So please अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। जी बंडल ऑफ थैंक्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग। ये जो आपने आज टॉपिक स्टार्ट किया है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। नंबर 1 जो आपने पूछा कि जी बिज़नेस और इसका क्लाइमेट का क्या ताल्लुक है, एक चीज़ याद रखिएगा, बिज़नेस हमेशा मुनाफे के लिए लोगों के लिए वैल्यू एडिशन के लिए किया जाता है, लेकिन जब आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ज़माने में हम कोयले का बिज़नेस करते थे, फिर हमने सोना बनाने का बिज़नेस करना शुरू किया, लोगों ने खाले बनाने का बिज़नेस स्टार्ट किया। कुछ भी करते हैं आप, जहाँ पे भी आप कारोबार चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे वहाँ से कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जनरेट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, I was basically by degree I am engineer. What is the definition of an engineer? A person who use the natural resources for the benefits of the human being. This is called the right definition of an engineer. तो जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली वो आपने उनको वापस भी करना होता है। इफ़ यू आर यूजिंग द वाटर, इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग विच इज बिलोंग्स टू द गॉड, ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला है, तो जब आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसको सही तरीके से वापस भी करना है। तो बिजनेस और क्लाइमेट का ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इस रिश्ते को सही तरीके से समझा, उन कंट्रीज़ के अंदर आप जाके देखें, दे आर मेंटेनिंग द बिजनेसेस, दे आर मेंटेनिंग द क्लाइमेट्स। तो दिस इज द वेरी क्लियर रिलेशनशिप। बिल्कुल सही है सर। मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बताइएगा कि आप क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में कंसल्टेंसी भी करते हैं, फैमिली बिजनेसेस जो है उनको भी प्रमोट कर रहे होते हैं। सो लोग जो है हमारे पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उस चीज़ को लेके कितनी आगे ही है उनको, और वो कितना सीरियस है अबाउट द क्लाइमेट एंड क्लाइमेट क्राइसिस व्हाट वी आर फेसिंग एवरीबॉडी आउट ऑफ अस। अच्छा, मुझे तकरीबन 11 साल हो गए मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर जाते हुए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मुख्तलिफ फैमिली बोर्ड्स, नॉन फैमिली बोर्ड्स के अंदर बैठते हुए। अच्छा, आज से 10 साल पहले जब हम मीटिंग में जाया करते थे तो वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात होती थी। इट्स ऑल अबाउट द कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। कुछ अरसे के बाद देयर इज सेकंड पी एंटर इनटू द बोर्ड अंडर डिस्कशंस। फर्स्ट पी इज द प्रॉफिट एंड सेकंड पी इज द पीपल, कि लोगों के बारे में बात की जाए, बिकॉज द प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल बट द पीपल आर आल्सो वेरी क्रिटिकल। उनके इमोशंस हैं, उनकी नीड्स हैं, उनके कैरियर्स हैं। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। अब जब बोर्ड में जाते हैं तो 3 पी का डिस्कशन होती है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानट, बिकॉज द प्लानट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन। कि अगर हम बिजनेस ओन कर रहे हैं, जिस जगह पे हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी में बिजनेस कर रहे हैं, जिस गोले के ऊपर बैठ के हम बिजनेस कर रहे हैं, सो वी हैव टू सिक्योर दैट। तो इन एवरी बोर्ड डिस्कशन नाउ द सस्टेनेबिलिटी, द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल्स इज नाउ अंडर डिस्कशन। एक्सपोर्ट यूनिट्स तो दे आर टिपिकली फोकस्ड ऑन दैट, वाइल द लोकल कंपनीज में भी जब बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है सेकंड जनरेशन बहुत सारी फॉरेन क्वालिफाइड होकर पाकिस्तान में आ रही है, तो दे लर्न, दे हैव अवेयरनेस कि यार बाहर AQI कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। आई वाज इन अमेरिका इन अक्टूबर लास्ट ईयर, देयर AQI एट दैट टाइम वाज 80 और 90 आई थिंक सो। आई वाज इन वाशिंगटन DC, इट वाज 90 और 100 के बीच में था, और लाहौर उस वक्त
रिपोर्ट कर रहा था 400 प्लस AQI। तो जस्ट इमेजिन अगर आप ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएं हाउ कैन यू लिव। सो वैसे भी 150 से अबव जब हम चले जाते हैं तो वो इंडेक्स जो है वो आपके लिए हिस्टेरियस हो जाता है, जिसको पॉइजनस मानते हैं वो लोग, राइट? सो हम 500 या 400 अबव में अगर जा रहे होते हैं तो दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सर इसमें आपने क्या देखा कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, वो कौन से मेजर्स हैं जिसको इमीडिएटली अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर देयर कॉर्पोरेट पीपल? हम कॉमन मैसेज से हट जाएं तो आज हम कॉर्पोरेट पे रहेंगे। सो कॉर्पोरेट में वो प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं, अगर आप बता रहे हैं कि उनका इंक्लेशन इसकी तरफ है तो? अच्छा, हम तो चूँकि एज अ कंसल्टिंग कंपनी अबाउट 600 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस टॉपिक के ऊपर हैं। अच्छा, एज अ कॉर्पोरेट केस के अंदर, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क के अंदर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी कंपनी के लिए एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करती हैं। हमने इसका फ्रेमवर्क अपनी कंपनी में बनाया और बहुत सारी कंपनीज में इम्प्लीमेंट भी किया। अच्छा, ये इंडेक्स क्या करता है? ये आपकी कंपनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन एमिशंस हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, आपकी पावर जनरेशंस हैं, आपकी सोलर है, वाटर है, गैस है, आपकी सोशल कंप्लायंसेस हैं, एनीथिंग विच इज़ इन द गुड फॉर द पीपल, लोगों को सामने रखते हुए, एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए, वाटर डिस्चार्ज है आपका, सो एवरीथिंग विल बी मेजर्ड इन वन पैरामीटर। और उसको मेजर करके उसका एक सिंगल इंडेक्स बनाया जाता है कि यूर कंपनी स्टैंडिंग एट 6 आउट ऑफ 10 एंड व्हाट इज द रोड मैप इन ऑर्डर टू इम्प्रूविंग फ्रॉम 6 to 8। तो ये फ्रेमवर्क हम लोगों ने मल्टीपल एक्सपोर्ट कंपनीज में और लोकल कंपनीज में इंप्लीमेंट किया है। और इस वक्त जितनी भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रही हैं, वो अपने आप को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अकाउंटेबल करते हैं। ऑल गुड CEOs, ऑल गुड बोर्ड्स, they are focusing on these elements because they know कि we have, this is for our future, for our generations। I think so लोग इसकी वरी भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, I am telling you, उनको भी आना पड़ेगा कुछ दिनों में, एंड दिस इज क्रिटिकल, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सर मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में? और अभी EPA ने जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने भी शुरू किया, तो आपको क्या लग रहा है कैसी लाइव जोनिंग बन रही है और लोगों को किस हद तक एडेप्टेबिलिटी मिल रही है इसकी? देखिए, अभी लोगों को महसूस हो रहा है, टाइम था जब इन्होंने कहा था बेल्ट लगाएं तो लोग बेल्ट नहीं लगाते थे। आज मुझे लगता है गाड़ी में बैठ के बाय हैबिचुअल आप बेल्ट लगाते हैं। तो आई थिंक सो ये ड्राइव बहुत अच्छी है। लोगों को पता होना चाहिए कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके फिल्टर्स, उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग होनी चाहिए। ये जो मैं नॉक्सेस अपने मफलर से या एग्जॉस्ट से निकाल रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर देयर इज़ ओशास के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोग मेजरमेंट्स करते हैं। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ पे हीट जनरेट होती है, जहाँ पे कन्वर्जन होती है, ज़्यादा रिस्क भी वहीं होता है। सो PQ/CD SMI के अंदर प्रोडक्शन, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल एंड इनोवेशन में सेफ्टी इज़ वन ऑफ द पार्ट। सो वहाँ पे ये मेजर किया जाता है कि वहाँ पे हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेजर किया जाता है, वो रिपोर्ट भी किया जाता है। एज अ बोर्ड मैं नॉर्मल इंटरेस्टेड होता हूँ इसके अंदर, हर मीटिंग के अंदर कि इसके बारे में हमें बताया जाए, so that we can take the proper precautions in order to keep our future secure। Very nice। सर जहाँ पे आपने बताया कि सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इस प्रिकॉशन को अगर देखते हुए हमें जो ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही होती है दैट इज इन टेक्सटाइल सेक्टर। सो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर मेजरली जो है दैट इज इन फैसलाबाद एंड सराउंडिंग एरियाज। सो आपको क्या लगता है, बिकॉज वहाँ पे जो हम लोग इस पे पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम इसका लिंक भी लगा दीजिएगा जो हम लोगों ने टेक्सटाइल सेक्टर पे किया था, कि टेक्सटाइल जो है वो एज़मा और हार्ट के डिजीजेस और आई के डिजीजेस जो है उसका बेसिक कॉज है। आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्शन हमारी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की इंडस्ट्री जो है दैट इज टेक्सटाइल। सो टेक्सटाइल किस तरह से मेजर ले रहा है? वो तो ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल सिचुएशन में है। असल में टेक्सटाइल के भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। देखिए, जो तो कटिंग करके स्टिचिंग कर रहे हैं ना, उनका तो खैर उनका तो इतना नहीं है, लेकिन जहाँ कन्वर्जन हो रही है स्पेसिफिकली अबाउट द डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे अच्छा वीविंग निटिंग भी इज़ नॉट, उसके अंदर से वो एक फ्लफ उड़ती है, एक फ्लफ उड़ती है, अगर उसके अंदर प्रॉपर सक्शंस नहीं लगाते आप तो वो लोगों के लंग्स में जाती है एंड देन द प्रॉब्लम विल स्टार्ट। आई थिंक सो अच्छी इंडस्ट्रीज़ ने प्रॉपर वैक्यूम सिस्टम्स लगाना शुरू किए हैं। उनको पता है कि यार लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं, दे वर्क ऑन एकोनॉमिक्स, लोगों के खड़े होने की चीज़ें कैसे हैं। और डेफिनेटली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करूँगा, जितनी भी डाइंग एंड प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है ये नाले के करीब लगती है। सो दे ड्रेन इनटू द
यू नो द नाला बिहाइंड सना जो है इट, उसको वहीं पे वो सिंक करते हैं। poison। आई थिंक सो एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, EFTs का जो ETPs का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है। आपके सामने बुले शाह जो पैकेजेस के सामने यहाँ पे पूरे DHA में स्मेल आया करती थी, देन दे पुट अप प्लांट देयर एंड दे पुट अप द EFT देयर। सो एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो ETPs, वो बड़ी इंडस्ट्रीज इसको फोकस कर रही है, छोटे अपने लेवल पे भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक सो लोगों में एक्सपोजर आ रहा है, और एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको हाईलाइट करें। और आई थिंक सो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, देखें एक फैक्ट्री लग रही है 50 करोड़ की या 2 अरब की, तो उसमें 2 अरब 5 करोड़ भी हो जाएगा ना, एट दैट टाइम इट डजेंट मैटर। तो अगर एज अ गवर्नेंस लेवल के ऊपर हम ये फैसला पहले दिन ही कर लें वाइल डिजाइनिंग द फैक्ट्री, तो ये फैक्टर बिल्ड ही नहीं होएगा। सर यहाँ पे बड़ा अहम एलिमेंट, मैं आप दोनों क्योंकि कॉमर्स सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं और लिंक भी करते हैं, तो कुछ इंडस्ट्री को मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा, जब हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप रीन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो कि पिछले 1-2-20 साल से चल रही हैं, तो उनमें बेसिकली थोड़ी सी रेजिस्टेंस पाई जाती है। वो कहते हैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर बिजनेस जो है वो सोलर या किसी भी रीन्यूएबल एनर्जी पे आप जब शिफ्ट करते हो, सोलर हमें ज्यादा सूट करता है, तो उसके उनके तहफ्फुज़ात भी पाए जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ? मेरी वैसे राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं जितना इंडस्ट्री में उठता हूँ, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट की छतें जाके देखें, दे आर फिल्ड विद सोलर। देखें, उनको पता है कि नेट मीटरिंग भी हो रही है, इसके अलावा उनको एनर्जी कंजर्वेशन है, उनकी बैलेंस, उनकी कॉस्ट शीट्स के अंदर, PNL के अंदर जो उनकी एनर्जी कॉस्ट है वो तो एलिमिनेट हो जाती है। तो आई थिंक सो ये एक एरिया जिसके ऊपर इंडस्ट्री ने काफ़ी सारा काम किया है, और लोग इस पर काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, बैंक उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इवन लोग गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। आई थिंक सो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सारी इंडस्ट्री काम कर रही है अनटिल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने छतें ही सही नहीं बनाई, आपने ऊपर लोहे के शेड डाले में हैं, उसके ऊपर आप नहीं फिक्स कर पाएंगे ना। तो कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री सही डिज़ाइन किया, मैं तो इवन मैंने अपने 4-5 सालों में कुछ नई फैक्ट्रीज एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव की हैं और लगवाई भी हैं, तो हमने तो डे 1 से उसके ऊपर सोलर पैनल इंप्लीमेंट करवाए हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल 2 मेगावाट की मेरी नीड है, तो 2 मेगावाट के पैनल्स हम लोगों ने रूफ पे लगवाए हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी में सोलर तो लोगों की आप समझें प्रायोरिटी, और लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, वाटर क्लीनिंग के ऊपर ज़रूरत है, यू नो। आप जनरेटर तो ऑलमोस्ट यू नो इज़ नो मोर देयर। सो बाकी जो ऑपरेशंस के अंदर जनरेट हो रहा है, किसी तरह का नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो लोगों को 80 डेसिबल से ज़्यादा आप अगर फ्लोर ऑपरेशन पे चलाएंगे इक्विपमेंट, तो लोगों के कान काम करना बंद कर देंगे। इसी तरह जिस तरह आपने टेक्सटाइल में बात की कि जो फ्यूम्स उड़ रहे हैं, उसकी इवन शू इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता पूरी दुनिया में लेदर इंडस्ट्री खत्म हो गई, पाकिस्तान में रह गई, श्रीलंका में रह गई, क्योंकि इसके जो केमिकल्स हैं वो हैजर्डस हैं, वो नहीं काम कर पा रहे। तो पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट, एंड आई थिंक सो ऑल एजुकेटेड बोर्ड्स are talking about it nowadays. Okay, perfect sir. लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसी कोई ऐसी है जिससे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको भी सपोर्ट भी किया जाए और उनको क्लीन वाटर की तरफ और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच किया जाए? देखिए, इसमें गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन चूंकि उनका स्केल डिफरेंट होता है, बट गवर्नमेंट का बिहेवियर अगर हेल्पिंग हो जाए, हेल्पिंग टूवर्ड्स बिजनेस, तो आई थिंक सो थिंग्स विल बी चेंज रादर देन थ्रेटनिंग टूवर्ड बिजनेस। तो अगर वो थ्रेटनिंग माइंडसेट से निकल के आई थिंक सो हेल्पिंग माइंडसेट पे आ जाएंगे ना, तो देखें बिजनेसमैन इज ऑलवेज हियर टू होल्ड द हैंड्स। देखिए, सबसे ज़्यादा 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों की सैलरीज रिस्क पे लेके अपना ज़ाती पैसा लगा के वो लोग यहाँ पे मुआश मुहैया कर रहे हैं। आई थिंक सो गवर्नमेंट को तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 18 डिपार्टमेंट्स यू नो केम हियर टू थ्रेटन द बिजनेस। तो आई थिंक सो कि अगर थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड की तरफ आएँ तो पीपल आर हियर टू होल्ड द हैंड्स। वेरी नाइस सर। लास्ट में ये कि क्या आप डिस्कस करते हैं अपने लोगों के साथ कि कार्बन फुटप्रिंट्स को खत्म करने की और कार्बन एमिशंस को खत्म करने की अफादियत क्या है, और वो उनके लिए दैट कुड बी कैश इनटू ट्रैश, सो वो उस पर कभी बात हुई? हमेशा होती है। देखिए, हमारी तो हमेशा डिस्कशन होती है इसके ऊपर, बिकॉज इन द बोर्ड द थर्ड पार्ट प्लानर कैन नॉट बी मिस्ड इन द बोर्ड मीटिंग। तो हमारी तो इवन मैंने तो बहुत सारे CEOs के KPI बनाए, एंड सस्टेनेबिलिटी इज द परमानेंट KPI ऑफ द CEO। मेरा CEO कोर्स है एक, जिसमें हम CEO को क्वालिफाई करते हैं, उसके अंदर द सस्टेनेबिलिटी इज द परमानेंट KPI। हम इसके ऊपर प्रॉपर लोगों को क्लासेस देते हैं। अगर इसके बगैर CEO बन जाएगा तो वो तो ही कैन नॉट रन द कंपनी, उसका बच्चा निकला नहीं हो सकेगा। या
अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you very much. लेके आए। बहुत शुक्रिया। It has been Really humble. very constructive meeting और इसमें आप लोगों को भी काफी ज्यादा आगाही मिली होगी और इस अवेयरनेस के लिए we want that this message gets common people on board, so हम लोग सारे अपना कंट्रीब्यूशन करें और बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लोगों के साथ शेयर करें और इसकी अफादियत और इसकी नेसेसिटी जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, so we can go and move towards a prosperous Pakistan। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।